हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजित नायक। 1964 में 16 अगस्त का दिन था। मद्रास से मुंबई जाने वाली ट्रेन मुंबई पहुंचती है तो वहां ट्रेन में सफाई कर्मचारी चढ़ते हैं सफाई करने के लिए। तभी सफाई कर्मचारी धीरे धीरे सफाई करते करते एक दो कूपी वाला बोगी में पहुंचता है। सफाई कर्मचारी सीट के नीचे देखता है कि एक महिला का हाथ बाहर की ओर निकला हुआ है, बाकी का शरीर सीट का अंदर है। वह सफाई कर्मचारी डर जाता है और अपना अन्य साथी को बुलाता है। कुछ उनका साथी आते हैं और सीट को उठाते हैं और सीट के नीचे देखा जाता है कि एक महिला का लाश पड़ा हुआ है। फिर वहां के पुलिस को खबर किया जाता है। पुलिस आती है और उस बॉडी को कब्जे में लेती है, लेकिन उस महिला के लाश के पास से कुछ भी सामान नहीं मिलता और महिला के शरीर पे कपड़े के अलावा और कुछ भी नहीं था जिससे महिला का शिनाख्त हो सके। फिर पुलिस महिला के शरीर को गौर से देखती है तो महिला के हाथ में एक उंगली में एक अंगूठी होता है, जिस अंगूठी पे सिर्फ पी लिखा हुआ था। पुलिस को बस वही अंगूठी से पता लगाना था कि इस महिला किस जगह के रहने वाली है। पुलिस अंगूठी को रख लेती है और उस महिला के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उधर पोस्टमार्टम हो रहा था और इधर पुलिस महिला के बारे में पता कर रही थी। 2 दिन बीतने के बाद महिला का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि पहले महिला को जहरीला पदार्थ खिलाया गया है, उसके बाद उसका गला घोटा गया है और महिला का दम घुटने से मौत हुआ है। फिर ट्रेन के बोगी की तलाशी करने लगती है। 2 कूपी का वह बोगी था। पुलिस अंदाजा लगा रही थी कि इस महिला के साथ कोई और शख्स रहा होगा, या तो मेल या तो फीमेल, इसलिए कि वह 2 कूपी का बोगी में कोई एक लोग सफर नहीं करते थे। वह बोगी का तलाशी लेने पर सिर्फ उसमें एक सिगरेट का खोखा मिलता है और वह सिगरेट का खोखा सिग्नेचर ब्रांड का होता है। इसके अलावा पुलिस को और वहां से कुछ भी नहीं मिलता और फिर पुलिस उस ट्रेन का टीटी से पूछताछ करने लगती है तो वह ट्रेन का टीटी बताता है कि हाँ साहब, एक शख्स था जो हमें बताया था कि मुंबई से 2 स्टेशन पहले ही हमें जगा देना ताकि हम मुंबई स्टेशन पे उतर सके। लेकिन हमें भी यह ध्यान में नहीं रहा कि उसे जाकर उठाना है और हम भी इस बात को भूल गए थे। फिर पुलिस उस टीटी से पूछती है कि वह व्यक्ति को तुम पहचान सकते हो? तो वह टीटी बताता है कि हाँ साहब, हम उसे पहचान लेंगे। फिर पुलिस मद्रास के टिकट काउंटर पे पहुंचती है और उस कूपी का डिटेल निकालने लगती है कि इस कूपी को कौन बुक किया था। लेकिन वह जो जिस व्यक्ति के नाम से वह कूपे बुक था, वह व्यक्ति के पास पुलिस जाती है और उसे पकड़ पूछने लगती है, लेकिन वह व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति था। फिर पुलिस उनके आसपास के लोग से पूछती है तो उनके आसपास के लोग भी बताते हैं कि नहीं साहब, यह वैसा व्यक्ति नहीं है, उस दिन वह गांव में ही था। फिर पुलिस को डाउट होता है कि वह फेक एड्रेस लगाकर उस कूपे को बुक किया होगा। उस वक्त में सीसीटीवी कैमरा भी प्लेटफॉर्म पे बहुत कम लगाया जाता था, जिस वजह से पुलिस को उस कातिल तक पहुंचने में बहुत दिक्कत हो रहा था और मोबाइल और सोशल मीडिया भी नहीं था, जिस वजह से और भी परेशानी हो रहा था। फिर पुलिस सोचती है कि इस कातिल को कैसे ढूंढा जाए और इस महिला के परिवार को कैसे ढूंढा जाए, और फिर पुलिस इस महिला के तस्वीर को न्यूज़पेपर में डाल देती है। 2-3 दिन बीतने के बाद एक तमिलनाडु के सलीम जिले का एक डॉक्टर एक खत पुलिस को लिखती है और बोलती है कि यह लड़की हमारे जिले का है, इसके परिवार को हम जानते हैं। फिर पुलिस उस डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर के माध्यम से उस लड़की के परिवार तक जाया जाता है। फिर उस लड़की का परिवार को उठाकर मुंबई लेके आया जाता है और उस लड़की का तस्वीर को उनके परिवार वालों को दिखाया जाता है। उनके परिवार वाले जैसे ही उस लड़की का
तस्वीर को देखते हैं फूट फूट कर रोने लगते हैं। पुलिस समझ जाती है कि यही लोग इस महिला के परिवार वाले हैं और पुलिस इस महिला के परिवार वाले से पूछताछ करने लगते हैं। पूछताछ में बताते हैं कि साहब, हमें हमारे मोहल्ले का सरपंच पे डाउट है, इसलिए कि हमारी बेटी उसी के साथ ज़्यादा वक्त बिताया करती थी। फिर उनके परिवार वाले एक कहानी सुनाते हैं। बताते हैं साहब कि हमारी बेटी का नाम पपल है और कुछ दिन पहले हमारे बेटी का एक लड़के के साथ शादी हुआ था, लेकिन शादी ज़्यादा वक्त तक नहीं चल पाता है। इन दोनों के बीच बहुत तकरार होते रहता था, जिस वजह से दोनों तलाक ले लेते हैं। अब हमारी बेटी गांव में ही आके रहने लगती है, वही उस लड़की को मदद करता है। पुलिस उस सरपंच के पास जाती है। जब पुलिस सरपंच से पूछताछ करती है और वहाँ के अगल बगल के कुछ लोग से पूछताछ करती है, तो कोई लोग भी नहीं बताते हैं कि सरपंच के इसमें हाथ होगा। पुलिस के पास कातिल तक पहुंचने के लिए एक ही और पुलिस को उस कातिल तक पहुंचने के लिए एक ही सामान था। वह ट्रेन के बोगी में एक सिगरेट का खोखा मिला था, सिग्नेचर ब्रांड का खोखा। वही कातिल तक ले जा सकता था। अब उस गांव में पुलिस जाती है और जितने दुकान है उससे दुकानदार से पुलिस पूछताछ करती है कि यहाँ कौन कौन लोग सिगरेट सिग्नेचर ब्रांड का पीते हैं। दुकानदार जो जो व्यक्ति सिग्नेचर ब्रांड का सिगरेट पिया करते थे उस व्यक्ति के नाम बता देता है। पुलिस जाती है और वह व्यक्ति के पास पूछताछ करती है, लेकिन उन सारे व्यक्ति से पूछताछ करने के बाद भी पुलिस को किसी व्यक्ति पर शक नहीं होता। फिर उस गांव से पुलिस गुजर रही थी, तभी एक चौराहे पर एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा था। पुलिस उसके पास जाती है और उसका सिगरेट का ब्रांड देखती है, तो वह सिगरेट सिग्नेचर ब्रांड का होता है। फिर पुलिस उस व्यक्ति से कुछ पूछताछ करने लगती है। उस व्यक्ति से पूछताछ के दौरान वह व्यक्ति का लहजा लड़खड़ाने लगता है और पुलिस उसे उठाकर पुलिस स्टेशन लेके जाती है और वहाँ उस टीटी को बुलाती है जो उस दिन उस ट्रेन में उस कूपे में उसका ड्यूटी था। वह टीटी आता है और उस व्यक्ति को देखते ही बताता है कि साहब, यही व्यक्ति था जो हमें बताया था कि 2 स्टेशन पहले ही हमें जगा देना। अब पुलिस को कातिल मिल चुका था। अब उससे पुलिस पूछताछ करने लगती है, लेकिन साधारण पूछताछ करने के बाद वह व्यक्ति कुछ बताता नहीं है। जब पुलिस सख्ती से उसे पूछताछ करती है तो वह टूट जाता है और एक कहानी सुनाता है। बताता है साहब, यह महिला पे हमारा काफ़ी सारा पैसा खर्च हुआ था। यह महिला एक गांव में रहा करती थी, जिस गांव में हम हर रोज़ इधर उधर टहला करते, और यह महिला और हमारे में दोस्ती हो जाता है और दोनों प्यार करने लगते हैं और धीरे धीरे दोनों। और प्लानिंग स्वयं बताता है कि हम इस लड़की का शौक पूरा करने के लिए हमारे पास जो भी पैसा था वह खर्च कर देते हैं। हर तरह का शौक पूरा करते हैं, कभी कपड़े, कभी गहना जेवर, कभी होटल। हर तरह का शौक पूरा करने के बाद जब कुछ वक्त बीतता है तो लड़की और हमारे में लड़ाई होता है। लड़की बोलती है कि अब हम तुम्हारे पास नहीं रहेंगे और हमारे से लड़की दूर चली जाती है। उसके बाद हमारे पास जब पैसा नहीं होता है तो हम उस लड़की को बुलाते हैं और बोलते हैं कि चलो मुंबई घूमने चलते हैं, वहाँ घूमना चाहिए। वह लड़की भी तैयार हो जाती है और प्लानिंग स्वामी और वह पपल दोनों मुंबई के लिए निकल जाते हैं। 15 अगस्त को ये लोग ट्रेन बैठते हैं और 16 अगस्त के रात में प्लानिंग स्वामी उस पपल के पानी में जहर मिला देता है। जहर पीते ही पपल बेहोश होने लगती है। उसके बाद प्लानिंग स्वामी उसका गला दबाने लगता है, लेकिन वह लड़की उसे विरोध करती है, जिसमें दोनों झगड़े भी करने लगते हैं। लेकिन जब इधर जहर का असर होता है पपल पे तो पपल बेहोश होने लगती है और फिर जोर से गला दबा देता है प्लानिंग स्वामी और उस पपल का मौत हो जाता है। उसके बाद प्लानिंग स्वामी एक स्टेशन पे उतर जाता है और सफाई कर्मचारी जब उस ट्रेन में चढ़ते हैं तो देखते हैं उस लाश को। पपल को प्लानिंग स्वामी के खिलाफ पुलिस चार्जशीट तैयार करती है और मामले को कोर्ट में भेज देती है। कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।